नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 28 नवंबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। हिमाचल में बनेंगी 4 IPHL लैब, संक्रामक रोगों की जांच के साथ रिसर्च भी होगी। हिमाचल में 4 जगहों पर बनने वाली इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब IPHL का निर्माण हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम, केरल करेगी। इसके लिए कंपनी की तरफ से सिविल सर्वे किया जा रहा है। चयनित की गई 4 जगहों पर लैब के निर्माण हेतु भूमि सहित अन्य मापदंडों का ध्यान रखा जाएगा। इस लैब का निर्माण कार्य लगभग 5000 स्क्वायर मीटर एरिया में होगा। निर्माण कार्य पूरा होने पर कंपनी की तरफ से ही लैब में उपकरण स्थापित करने के साथ ही स्टाफ की तैनाती की जाएगी। लैब में न सिर्फ संक्रामक रोगों की ही जांच नहीं होगी, बल्कि रिसर्च वर्क भी होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के बाद हिमाचल का भ्रमण करने के उपरांत 4 जगहों को चिन्हित किया था। इनमें हमीरपुर मेडिकल कॉलेज, चंबा मेडिकल कॉलेज, नाहन मेडिकल कॉलेज तथा क्षेत्रीय अस्पताल केलांग शामिल हैं। लैब के निर्माण पर 1.5 करोड़ के करीब राशि खर्च होगी। आधुनिक उपकरणों वाली इस लैब की सेवाएं मिलने से जहां मरीजों को लाभ होगा, वहीं शोध कार्य के दौरान किसी वायरस के होने की भी समय रहते पुष्टि हो जाएगी। 1 साल पहले हिमाचल दौरे पर आई थी कंसल्टेंट टीम। बता दें कि करीब 1 साल पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की कंसल्टेंट टीम हिमाचल दौरे पर आई थी। केंद्र की इस टीम ने मेडिकल कॉलेजों सहित क्षेत्रीय अस्पतालों का निरीक्षण किया। लैब के संचालन के लिए पर्याप्त जमीन का पता लगाने के लिए पहुंची टीम ने प्रदेश में 4 जगहों को ही लैबोरेटरी के संचालन के लिए उपयुक्त पाया। उसके बाद चिन्हित की गई जगहों की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी गई। केंद्र सरकार ने रिपोर्ट के आधार पर पब्लिक हेल्थ लैब खोलने के लिए बजट का प्रावधान किया है। लाडले की सलामती को देवताओं से दुआ, विशाल के परिजनों ने कुल देवता देव कमरुनाग से मांगी मन्नत। पिछले 16 दिनों से उत्तरकाशी के निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल में 41 मजदूरों के साथ फंसे रिवालसर क्षेत्र के विशाल की कुशलता के लिए परिजनों ने कुल देवता बाडू बाड़ा व देव कमरुनाग से मन्नत मांगी है। उन्होंने अपने कुल देवी देवताओं से अपने लाडले विशाल सहित सुरंग में फंसे सभी 41 साथियों की सलामती की दुआ मांगी है। परिजन हर समय भगवान से अपने बेटे व अन्य लोगों के बाहर निकलने की प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी सुबह से रात और फिर सुबह इसी इंतजार में कट रही है कि कब बेटे के बाहर निकलने की खबर आएगी। परिजन विशाल के बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में बार बार बाधा उत्पन्न होने से स्वजनों को कई प्रकार की चिंताओं ने घेर रख दिया है। परिजनों को हर दूसरे दिन एक नई तारीख बताई जा रही है और इस तरह यह सुरंग अब एक अनसुलझी पहेली बन गई है। विशाल की माता उर्मिला व दादी गर्वधनु ने कहा है कि उन्होंने अपने कुल देवताओं से अपने लाडले विशाल सहित सुरंग में फंसे सभी 41 साथियों की सलामती की अरदास की है। उन्हें अपने इष्ट देव पर पूरा भरोसा है कि वह उसे इस भारी संकट से जल्द छुड़ाएंगे। बता दें कि विशाल को सुरंग में फंसे हुए 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त हो गया है। इसके बाद भी विशाल अपने 41 मजदूर साथियों के साथ हिम्मत बांधे हुए हैं। उन्हें बचाने के लिए अब सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। विशाल के पिता और भाई सिलक्यारा में पिछले कई दिनों से हैं। उधर
गांव में माता और दादी समेत अन्य परिजनों को अपने बेटे का इंतजार है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सोमवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात करके सिलक्यारा टनल में फंसे लोगों के लिए चलाए जा रहे राहत और बचाव अभियान की जानकारी ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेता प्रतिपक्ष को राहत और बचाव से संबंधित अभियान के बारे में बताया कि टनल में फंसे लोगों को खाने पीने से संबंधित सभी जरूरी सामान और दवाइयां टनल के अंदर पहुंच गई है और टनल में फंसे लोग अपने परिजनों से भी बातचीत कर रहे हैं। बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग भी की जा रही है ताकि जल्दी से जल्दी सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाला जा सके। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मिशन में जुटे लोगों की मेहनत रंग लाएगी। उन्होंने जल्दी से जल्दी बचाव अभियान पूरा हो जाने का भरोसा जताते हुए पुष्कर सिंह धामी को अभियान के अतिशीघ्र सफल होने की शुभकामनाएं दी। जयराम ठाकुर ने टनल में फंसे हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के बल्ह निवासी युवक के पिता धर्म सिंह से भी बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि जल्द ही सुरंग में फंसे सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। हिमाचल के 1750 नवजातों का एम्बुलेंस में हुआ जन्म, 2,53,000 लोगों ने उठाया एम्बुलेंस का लाभ। हिमाचल प्रदेश में सेवाएं प्रदान कर रही 108 एम्बुलेंस में बीते 21 महीनों में 1750 नवजातों की किलकारियां गूंजी हैं। एम्बुलेंस में तैनात स्टाफ ने ही सफलतम प्रसव करवाकर जच्चा बच्चा का जीवन बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। चौंकाने वाला आंकड़ा एम्बुलेंस में ही सफल प्रसव करवाने की संख्या का है। आपात स्थिति में एम्बुलेंस में तैनात कर्मचारियों ने चिकित्सकों के दूरभाष पर मार्गदर्शन के बूते सफल प्रसव करवाए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं मेडस्वान फाउंडेशन के मध्य सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के तहत 15 जनवरी 2022 से हिमाचल प्रदेश राज्य में 108 एम्बुलेंस की सेवाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। 108 सेवा के तहत प्रदेश भर में 248 एम्बुलेंस उपलब्ध हैं, जो कि पिछले 21 माह से निरंतर आपातकालीन सेवाएं सफलतापूर्वक प्रदान कर रही है। लोगों का बहुमूल्य जीवन बचाने में एम्बुलेंस स्टाफ का योगदान सराहनीय रहा है। 108 एम्बुलेंस सेवा ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं हिमाचल प्रदेश सरकार के कुशल प्रबंधन और मेडस्वान फाउंडेशन के सफलतापूर्वक संचालन द्वारा गर्भवती महिलाओं को सेवाएं प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई है। इतना ही नहीं, 15 जनवरी 2022 से 31 अक्टूबर 2023 तक 108 एम्बुलेंस सेवाओं ने राज्य भर में 2,53,000 से अधिक चिकित्सा संबंधित आपातकालीन स्थितियों में महत्वपूर्ण योगदान देकर बहुमूल्य मानव जीवन बचाया है। इसके अलावा इस सेवा ने 14,300 पुलिस संबंधी आपात स्थितियों एवं 800 अग्नि संबंधी आपात स्थितियों में समय रहते सहायता प्रदान की है। जिला हमीरपुर में 108 सेवा के तहत 10 एम्बुलेंस कार्यरत हैं, जो अपनी सेवाएं प्रदान करने में 24 घंटे तत्पर हैं। इन एम्बुलेंस ने हमीरपुर में पिछले लगभग 21 महीनों के संचालन में 12,200 से अधिक चिकित्सा आपात स्थितियों में सफलतापूर्वक सेवाएं प्रदान की हैं। इनका लोगों को काफी लाभ हो रहा है। हमीरपुर में करवाए 37 सफल प्रसव। जिला हमीरपुर में कार्यरत 102 एम्बुलेंस सेवाओं ने लगभग 5,000 लाभार्थियों को सफल ड्रॉप बैक सेवाएं प्रदान की हैं।
108 एम्बुलेंस सेवा ने गर्भावस्था संबंधी आपात स्थितियों में कुशल प्रबंधन दिखाते हुए पिछले 21 माह के संचालन में प्रशिक्षित एम्बुलेंस कर्मचारियों द्वारा 1750 से अधिक सफल प्रसव करवाए गए हैं, जिनमें जिला हमीरपुर में 37 प्रसव सफलतापूर्वक किए गए हैं। मेडस्वान फाउंडेशन सरकार और प्रशासन के कुशल मार्गदर्शन के अंतर्गत बहुमूल्य जीवन बचाने के इरादे से राज्य के लोगों को सर्वोत्तम आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने में प्रतिबद्ध है। आज 108 सेवा अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ आपातकालीन सेवा का पर्याय बन गया है और 108 सेवा को अपनी श्रेणी में सबसे कुशल, त्वरित, विश्वसनीय और देखभाल करने वाली सेवा प्रदाता के रूप में स्वीकार किया गया है। अब मंडी शहर हो जाएगा बाईपास, कुल्लू मनाली आने वाले मंडी का नहीं करेंगे रुख, तैयार हो रही सुरंगें। कुल्लू मनाली की तरफ जाने वाले पर्यटक फिर मंडी का रुख नहीं किया करेंगे। अप्रैल 2024 तक मंडी शहर बाईपास हो जाएगा। शहर से पहले ही सुरंगों के माध्यम से होकर आगे निकल जाया करेंगे। बता दें कि कीरतपुर मनाली 4 लेन प्रोजेक्ट के तहत मंडी शहर को बाईपास करने के लिए 4 टनल का निर्माण किया जा रहा है। ये टनल लगभग बनकर तैयार हो चुकी है और अब इनमें अंतिम दौर का कार्य चला हुआ है। केएमसी कंपनी को इस कार्य को फरवरी 2024 तक पूरा करने के निर्देश NHAI ने दे दिए हैं, लेकिन केएमसी कंपनी ने 2 महीनों का अतिरिक्त समय मांगते हुए इस कार्य को अप्रैल 2024 तक पूरा करने की बात कही है। बता दें कि मंडी शहर के साथ लगते मलोरी के पास से ये सुरंगें बनाई जा रही है, जो बिंद्रावनी के पास निकलती है। इन 4 टनल की लंबाई 3600 मीटर है। बता दें कि कीरतपुर मनाली 4 लेन प्रोजेक्ट में मंडी और सुंदरनगर 2 प्रमुख ऐसे शहर बचे हैं, जहां पर इनके बीच से होकर ही सारा ट्रैफिक गुजरता है। इस कारण इन शहरों में भारी जाम लगता है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब लोगों को 4 लेन पर सुगम और आरामदायक सफर का पूरा लाभ मिलने वाला है। वहीं सुंदरनगर शहर को भी जून 2024 से पहले बाईपास कर दिया जाएगा। बाईपास का निर्माण कार्य हालांकि देरी से शुरू हुआ, लेकिन जल्द पूरा होने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर वरुण चारी ने बताया कि सुंदरनगर बाईपास का निर्माण कार्य काफी तेज गति से चला है और इस कार्य को जून 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन इसे उससे पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। टनल के भीतर सर्कलाइटिंग का काम। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वरुण चारी ने बताया कि केएमसी कंपनी के ढीले रवैये के कारण इस कार्य में देरी हुई है। अब कंपनी को इस कार्य को फरवरी 2024 तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। कंपनी ने 2 महीनों का अतिरिक्त समय मांगा है। अधिकतर कार्य पूरा हो चुका है और अब टनल के अंदर बनने वाली सड़क और लाइटिंग का कार्य किया जा रहा है। कार्य अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। हाईकमान से बात, फिर कैबिनेट विस्तार, सीएम बोले पार्टी पदाधिकारियों से परामर्श के बाद होगा फैसला। प्रदेश सरकार के कैबिनेट विस्तार पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तस्वीर स्पष्ट कर दी है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हाईकमान के परामर्श के बाद ही कैबिनेट विस्तार होगा। उपयुक्त समय पर कांग्रेस पार्टी के उच्च पदाधिकारियों से परामर्श के उपरांत मंत्रिमंडल के विस्तार का निर्णय लेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने डा यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना आरंभ की है, जिसके तहत विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण 1% ब्याज पर उपलब्ध करवाया जा रहा है।
मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 31 मार्च 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के प्रथम चरण की शुरुआत की गई है। इसके तहत युवाओं को आय का साधन प्रदान करने के लिए ई टैक्सी खरीद पर 50% सब्सिडी का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत परिवहन विभाग को लगभग 70 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिससे योजना के प्रति लोगों का सकारात्मक रवैया प्रदर्शित होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे चरण के तहत कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए योजना लाई जाएगी। इससे प्रदेश के किसान बागबानों को भी काफी फायदा होगा। ICJS रैंकिंग में हिमाचल पुलिस अव्वल, CCTNS में पहाड़ी राज्यों की रैंकिंग में भी मारी बाजी। ICJS रैंकिंग में हिमाचल पुलिस ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। ICJS ऑल इंडिया रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। इसके अलावा हिमाचल पुलिस ने CCTNS में पहाड़ी राज्यों की रैंकिंग में भी पहला स्थान पाया है। CCTNS परियोजना की संकल्पना भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना NAGP के तहत एक मिशन मोड परियोजना के रूप में की गई है। इस परियोजना में पुलिस स्टेशन स्तर से जिला, रेंज, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक अपराध, अपराधियों, संपत्तियों और अन्य ऑनलाइन नागरिक केंद्रित सेवाओं की जानकारी साझा करने की परिकल्पना की गई है। अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम CCTNS परियोजना को हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में सभी पुलिस स्टेशनों और उच्च कार्यालयों में कार्यान्वित किया गया है। राज्यवार CCTNS प्रदर्शन किंग तय करने के लिए NCRB नई दिल्ली ने भारत के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के CCTNS परियोजना कार्यान्वयन प्रदर्शन की निगरानी हेतु सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रगति में पूर्व निर्धारित पैरामीटर निर्धारित किए हैं, जिसके आधार पर NCRB द्वारा प्रति माह राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति रैंकिंग जारी की जाती है। हिमाचल प्रदेश ने उन सभी मापदंडों को पूरा किया है और CCTNS परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए इसे बनाए रखा है। हिमाचल प्रदेश पुलिस को लगातार पिछले 3 वर्षों 2020, 2021 और 2022 के लिए पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रथम स्थान हासिल किया है, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है। DGP संजय कुंडू ने बताया कि हिमाचल प्रदेश पुलिस वर्ष 2023 में भी CCTNS कार्यान्वयन में पहाड़ी राज्यों में प्रथम रैंक हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश ने वर्ष 2022 के दौरान ICJS कार्यान्वयन में पुलिस स्तंभ की श्रेणी में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। DGP ने कहा कि अब हम पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान, अखिल भारतीय स्तर की सभी श्रेणियों में दूसरा स्थान और ICJS में पहला स्थान प्राप्त करके CCTNS में और आगे बढ़ रहे हैं। होटल कारोबारी पर हमले में FIR, गुड़गांव पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की मामले में कार्रवाई। होटल कारोबारी निशांत शर्मा पर गुड़गांव हरियाणा में हुए हमले के मामले में गुड़गांव पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। पुलिस ने होटल कारोबारी निशांत शर्मा की शिकायत पर केस दर्ज कर मामले की आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। होटल कारोबारी निशांत शर्मा ने सेक्टर 4 चौकी गुड़गांव में पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि गुड़गांव में उसके आवास पर 25 अगस्त 2023 को रात लगभग 9 बजे 3 लोगों द्वारा उसके घर के बाहर और फिर अंदर हमला किया गया। पीड़ित ने शिकायत में बताया कि वह अपने बुजुर्ग माता पिता,
अपनी पत्नी और अपने 2 साल के बच्चे के साथ गोल्फ कोर्स रोड साउथ पॉइंट मॉल गया था। जब वह गाड़ी से परिवार सहित अपने घर के सामने रुका तो गेट खुला। इस दौरान 3 लोग आए और उस पर डंडों से हमला करना शुरू कर दिया। जब वह घर के अंदर भागा तो आरोपियों ने उस पर कई वार किए। पीड़ित कारोबारी निशांत शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसे व परिवार के जीवन को गंभीर खतरा है। पीड़ित कारोबारी ने 2 लोगों पर हमले करवाने आशंका जताई है। गौर हो कि बीते दिनों होटल कारोबारी निशांत शर्मा निवासी पालमपुर ने आरोप लगाया था कि बीते दिनों संपत्ति विवाद के चलते गुड़गांव में उस पर हमला हुआ था, जिसके बाद उसे डीजीपी कार्यालय और एसएचओ पालमपुर के फोन से डीजीपी से मिलने के लिए फोन आने लगे। पीड़ित ने बताया कि उसने आने से मना कर दिया। उसके बाद वह मकलोडगंज से पालमपुर जा रहा था तो 2 लोगों ने उसके बेटे को मारने की धमकी और शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। वहीं गुड़गांव पुलिस ने पीड़ित होटल कारोबारी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। रोहतांग के लिए थमे वाहनों के पहिए, मनाली प्रशासन ने आवाजाही पर लगाई रोक, तापमान में गिरावट। विश्व पटल में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रोहतांग में ताज़ा हिमपात हुआ है। रोहतांग सहित मनाली की तमाम ऊंची पहाड़ियों में बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। यही नहीं, जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की पहाड़ियों में भी सोमवार देर शाम को बर्फबारी शुरू हुई थी। रोहतांग दर्रा में 2-3 इंच बर्फबारी हुई थी और बर्फ का क्रम जारी था। वहीं अब मौसम के मिजाज को देखते हुए मनाली प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए रोहतांग दर्रा के लिए वाहनों की आवाजाही पर पूर्णतया बंद कर दी है। आगामी आदेशों तक रोहतांग के लिए वाहनों की आवाजाही नहीं होगी। वहीं सोमवार को गुलाबा तक पर्यटक वाहनों को जाने दिया, जबकि यहां से आगे वाहनों को पुलिस प्रशासन ने जाने नहीं दिया। पर्यटन स्थल गुलाबा से पर्यटक वापस मनाली की ओर आए। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि मौसम को देखते हुए अब रोहतांग के लिए वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया है। रोहतांग के लिए ऑनलाइन परमिट भी नहीं मिलेंगे। अगले आदेशों तक रोहतांग जाने की ऑनलाइन प्रक्रिया भी बंद रहेगी। डीएसपी ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को हिदायत देते हुए कहा कि वे खराब मौसम में पहाड़ों की तरफ रुख न करें। मौसम विभाग द्वारा बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के येलो अलर्ट को देखते हुए मनाली प्रशासन द्वारा रोहतांग के लिए पर्यटक वाहनों की आवाजाही सोमवार से बंद कर दी है। एसडीएम मनाली रमन कुमार शर्मा का कहना है कि रोहतांग के लिए वाहनों की आवाजाही पूर्णतया बंद रहेगी। रोहतांग परमिट के लिए ऑनलाइन साइट भी बंद रहेगी। वहीं एसपी लाहौल स्पीति मयंक चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि आईएमडी के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार ऊंची पहाड़ियों पर मध्यम बर्फबारी होने की संभावना के कारण सोमवार को किसी भी वाहन को सरचू, शिंकुला और ग्राम फुलोसर की ओर जाने की अनुमति नहीं दी गई। पर्यटकों और स्थानीय लोगों से अपील है कि खराब मौसम में पहाड़ों का रुख न करें। बद्दीनालागढ़ 4 लेन निर्माता कंपनी को नोटिस, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) ने बद्दीनालागढ़ 4 लेन के निर्माण में जुटी निजी कंपनी पर शिकंजा कसते हुए नोटिस जारी कर 7 दिन के भीतर जवाब तलब किया है। इससे पहले भी बोर्ड ने वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए नोटिस जारी किया था। इसके बाद भी न तो धरातल पर सुधार दिखा, न ही कंपनी की तरफ से संतोषजनक जवाब बोर्ड को मिला।
अब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य पर्यावरण अभियंता व जिला स्तरीय निगरानी कार्यबल के सदस्य सचिव ने कारण बताओ नोटिस जारी कर कई हिदायतें भी जारी की हैं। जिला स्तरीय निगरानी कार्यबल ने पुलिस, जिला प्रशासन बद्दी व आरटीओ नालागढ़ को कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उक्त कंपनी द्वारा निर्माण सामग्री या मलबे को लाने ले जाने के लिए कवर किए वाहन का इस्तेमाल किया जाए। अगर हिदायतों का पालन न किया तो पटेल इंफ्रा को नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के निर्देश अनुसार पर्यावरणीय मुआवजे के साथ बिजली कटौती सहित कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने 4 लेन के निरीक्षण के दौरान पाया था कि बद्दी और नालागढ़ में खराब हो रही परिवेशीय वायु गुणवत्ता के पीछे एक वजह सड़क पर उड़ती धूल को दबाने के लिए पानी का छिड़काव न किया जाना भी है। इसके अलावा एनएच के किनारे सड़क निर्माण गतिविधियों से उत्पन्न गंदगी और मलबे की अवैध और अवैज्ञानिक तौर डंपिंग की बात भी सामने आई। इस संदर्भ में गत 6 नवंबर को उक्त 4 लेन निर्माता कंपनी को बोर्ड ने पहला नोटिस जारी किया था। निर्माणाधीन पिंजौर नालागढ़ एनएच पर पानी का छिड़काव न करने के प्रावधान से लोगों को धूल के गुबार से जूझना पड़ रहा है। वहीं बद्दी में एसपीसीबी के सतत वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन के निष्कर्षों के अनुसार परिवेशी वायु गुणवत्ता सूचकांक में खासी बढ़ोतरी हुई है। सोमवार को बद्दी में एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 204 नोट किया गया, जिसे वायु गुणवत्ता का खराब स्तर माना जाता है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य पर्यावरण अभियंता प्रवीण गुप्ता ने बताया कि पटेल कंपनी द्वारा बद्दी नालागढ़ 4 लेन राजमार्ग परियोजना पर नियमित पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है, धूल उत्सर्जन हो रहा है और हवा की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने भी कंपनी को धूल शमन उपायों को अपनाने में सक्रिय कदम उठाने और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की उठाई गई टिप्पणियों का निर्धारित समय के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 2 सड़क हादसों में 3 युवकों की मौत। घंडावल में तेज रफ्तार कार ने रोड किनारे खड़े 2 को रौंदा। जिला ऊना में घंडावल व घालूवान में हुए 2 सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा उनाम सड़क मार्ग पर घंडावल में पेश आया, जहां पर की तरफ से आई तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े 2 लोगों को टक्कर मार दी। दूसरा हादसा घालूवान में हुआ है। इस सड़क हादसे में पंजाब के बाइक सवार युवकों ने एक कार को टक्कर मार दी। उक्त हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हुई है। पुलिस ने दोनों मामलों को लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार दिनेश कुमार लठ निवासी घंडावल ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई है कि गत रविवार रात इसकी बेटी की शादी थी। इसके साथ ही संदीप कुमार पुत्र नरदेव सिंह निवासी ईसपुर ऊना व मनोहर लाल निवासी शिमला आए हुए थे। रविवार रात 10:15 बजे के करीब जब यह सड़क किनारे संदीप व मनोहर से बात कर रहा था तो अचानक की तरफ से एक कार तेजी से आई और लापरवाही से उन दोनों को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों की मौत हो गई। वहीं सोमवार सुबह घालूवाल में पेश आए दूसरे सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों ने पास लेने के चक्कर में आगे जा रही कार को टक्कर मार दी। उक्त हादसे में बाइक चालक जमील मोहम्मद निवासी ढिलवा कपूरथला पंजाब को चोटें आई हैं, जबकि बाइक के पीछे बैठा किशोर पुत्र विजय कुमार निवासी ढिलवा कपूरथला की मौत हो गई। उधर एसपी अरजित सेन ठाकुर ने बताया कि घंडावल व घालूवाल में 2 सड़क हादसों में 3 युवकों की मौत हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 50 करोड़ से निखरेगा धर्मशाला का शहीद स्मारक, वार मेमोरियल को विश्व स्तरीय बनाने पर हुई चर्चा।
राज्य शहीद स्मारक धर्मशाला अब वर्ल्ड क्लास स्मारक बनाया जाएगा। शहीद स्मारक की तस्वीर बदलने के लिए करीब 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्मारक सोसाइटी ने सोमवार को अपनी वार्षिक सभा में इसके लिए अप्रूवल दे दी है। शहीद स्मारक के पुराने स्वरूप को आधुनिक टच देने से पहले एजीएम ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सर्वसम्मति से इस महत्वाकांक्षी परियोजना के कार्य को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। स्मारक सोसाइटी ने मास्टर प्लान को बनाने के लिए करीब 12 लाख रुपए खर्च किए हैं। वार मेमोरियल 2 फेज में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही वार मेमोरियल गवर्निंग काउंसिल को स्वतंत्र रूप से कुछ निर्णय लेने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। शहीद स्मारक सोसाइटी के अध्यक्ष कर्नल के एस डढ़वाल ने बताया कि शहीद स्मारक के आसपास के एरिया का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। शहीद स्मारक के बेसिक स्ट्रक्चर में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। स्मारक की गरिमा को बनाए रखते हुए बदलाव किया जाएगा। पर्यटकों एवं यहां आने वाले लोगों के इसे बेहतर स्मारक बनाया जाएगा। यहां एक मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जाएगी, जिसके बाहर के बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी। इसके अलावा यहां सेना के बंकर, स्मारक के बीचों बीच बहता हुआ पानी और उसमें नावें भी रखी जाएंगी। स्मारक में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक ढंग से आधुनिक निर्माण किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश शहीद स्मारक सोसाइटी की वार्षिक आम सभा सोमवार को सैनिक विश्राम गृह परिसर में हुई। उन्होंने बताया कि शहीद स्मारक को विश्वस्तरीय आकर्षण देने व पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली की सुप्रसिद्ध ग्रीन एड लैंडस्केप संस्था की मदद से मास्टर प्लान बनाया गया है। शहीद स्मारक की गरिमा को बनाए रखते हुए इसे आधुनिक लुक देने के कार्य पर करीब 50 करोड़ के खर्च किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष कर्नल के एस डढ़वाल ने बताया कि स्मारक को विश्व स्तरीय बनाने का सभी सदस्यों का सपना है और इसे पूरा करने के लिए धनराशि कारपोरेट सेक्टर से मदद के रूप में ली जाएगी। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश एक्स सर्विसमैन लीग के अध्यक्ष मेजर विजय सिंह मनकोटिया, दिव्य हिमाचल के प्रधान संपादक अनिल सोनी, स्मारक सोसाइटी के महासचिव एलएन शर्मा, पूर्व अध्यक्ष कर्नल जय गणेश सहित शहीद स्मारक सोसाइटी के सदस्य विशेष रूप से उपस्थित रहे। प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी, 1 दिसंबर तक खराब रहेगा मौसम। हिमाचल की ऊंची चोटियों में सोमवार को हल्की बर्फबारी हुई है। चोटियों पर हुई बर्फबारी से समूचे प्रदेश में शीतलहर बढ़ गई है। सोमवार को बारिश बर्फबारी के येलो अलर्ट के बीच रोहतांग दर्रा में हल्की बर्फबारी हुई है। इसके अलावा अटल टनल में भी हल्के बर्फ के फाहे गिरे हैं। इसके अलावा राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम खराब बना रहा। इससे प्रदेश भर में हल्की ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में आगामी 6 दिनों तक कोई अलर्ट नहीं है, अपितु 1 दिसंबर तक मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा व हिमपात हो सकता है, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। 2 दिसंबर से राज्य में मौसम शुष्क व साफ बना रहेगा। सोमवार को मौसम के खराब रहने से कांगड़ा में अधिकतम तापमान 21.7 डिग्री, जबकि राजधानी शिमला में 13.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। शिमला में -4.2 डिग्री तापमान पिछले 24 घंटों में लुढ़का है, जबकि हिमाचल में औसतन -3.3 डिग्री की कटौती हुई है। कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान 0.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जो सोमवार को तापमान में आई गिरावट के कारण और नीचे जा सकता है।
मौसम विभाग का कहना है कि 30 नवंबर से एक ताजा कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसका इतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। खराब मौसम को देखते हुए कुल्लू प्रशासन ने आम लोगों के साथ पर्यटकों को अटल टनल और जलोड़ी दर्रा की तरफ मौसम भांप कर ही आवाजाही करने को कहा है। प्रदेश के किसान बागवान लंबे समय से बारिश के इंतजार में हैं। गेहूं की फसल बीजने और बीजी फसल के बारिश फायदेमंद होगी। कहां कितना तापमान? शिमला में न्यूनतम तापमान 7.8, सुंदरनगर 8.5, भुंतर 8.2, कल्पा 3.4, धर्मशाला 9.2, ऊना 9.8, नाहन 13.8, पालमपुर 9.0, सोलन 9.0, मनाली 6.9, कांगड़ा 10.6, मंडी 8.3, चंबा 10.0, डलहौजी 8.6, जुब्बड़हट्टी 11.9, कुफरी 7.2, कुकुमसेरी 0.7, नारकंडा 5.6, रिकांगपियो 6.5, धौलाकुआं 12.8, समधो 2.1, पांबटा साहिब 14.0, सराहन 8.0 और देहरागोपीपुर में 11.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा डलहौजी में अधिकतम तापमान 13.7, चंबा 19.9, ऊना 21.2, नाहन 21.4, मनाली 19.2, कुकुमसेरी 10.2, केलांग 7.9, धर्मशाला 20.0, कांगड़ा 21.7, सेऊबाग 14.0, सुंदरनगर 19.1, बरठीन 20.5, कल्पा 10.8, बरठीन 20.5, नारकंडा 9.3, रिकांगपियो 15.3, शिमला 13.6, कुफरी 9.0, जुब्बड़हट्टी 17.2 और सोलन में 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सीएम बोले हाईकमान से हरी झंडी मिलते ही होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, 3 पद चल रहे हैं खाली। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी है। सरकार में 3 मंत्री के पद खाली चल रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हाईकमान से हरी झंडी मिलते ही मंत्रियों के 3 पद भरे जाएंगे। जैसे ही हाईकमान उचित समझेगा मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। सीएम सुक्खू ने शिमला में गुरु नानक के प्रकाश उत्सव में शिरकत करने के दौरान यह बात कही। उन्होंने प्रदेशवासियों को गुरु पर्व की बधाई देते हुए कहा कि गुरु नानक देव ने सिख धर्म के लिए जो काम किया वह सभी के लिए एक बड़ा संदेश है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता आने से पहले 10 गारंटी दी थी, उनमें से एक स्टार्टअप योजना भी है, जिसकी पहले चरण की शुरुआत ई टैक्सी के रूप में सरकार ने कर दी है। उन्होंने कहा कि 2026 तक सरकार का लक्ष्य भी हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाना है। ई टैक्सी योजना से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। वहीं बेबी इन्फ्लुएंजा संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अलर्ट है और आईसीएमआर की तरफ से जो गाइडलाइन आई है उसका पालन किया जाएगा। जसौर डबल मर्डर केस, आरोपी दीपक कुमार ने किया सरेंडर, भाई भाभी की ली थी जान। नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र में डबल मर्डर के आरोपी ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस को आरोपी की कई दिनों से तलाश थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। अब आरोपी दीपक ने नगरोटा पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है। गौरतलब है कि नगरोटा के पास लगते गांव जसौर में एक भाई ने अपने बड़े भाई और भाभी को गोलियों से भून डाला, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। जमीनी विवाद के चलते यह मर्डर हुआ था।
गत 2 नवंबर को छोटे भाई ने दोपहर को अपने बड़े भाई जो कि सरकारी नौकरी में कार्यरत थे उन्हें गोली मार दी और भाभी को भी मौत के घाट उतार दिया। मृतक दंपति की 2 बेटियां हैं जिसमें से एक 14 साल और एक 9 साल की है। आरोपी दीपक कुमार पुत्र मुंशी राम वार्ड 1 का निवासी है और अपना प्राइवेट स्कूल चलाता है। उसने अपने बड़े भाई विपिन कुमार जो कि जमानाबाद स्कूल में बतौर लेक्चरर पद पर कार्यरत थे और भाभी रमा देवी जो कि गृहिणी हैं, गुरुवार 2 नवंबर दोपहर जमीनी विवाद के चलते अपनी राइफल से गोली मार दी। गोलियां लगने से दोनों की मौत हो गई। इसके बाद आरोपी दीपक कुमार फरार था जिसकी पुलिस को तलाश थी। अब उसने खुद पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है। 16,000 वृद्ध दिव्यांग श्रद्धालुओं ने किए मां चिंतपूर्णी के दर्शन। विश्वविख्यात शक्तिपीठ चिंतपूर्णी मंदिर में शुरू की गई सुगम दर्शन प्रणाली से वृद्ध व दिव्यांग श्रद्धालुओं को मां के दर्शनों की बेहतर सुविधा मिल रही है। शक्तिपीठ चिंतपूर्णी मंदिर में सुगम दर्शन प्रणाली से 16,000 से अधिक वृद्ध व दिव्यांग श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन किए हैं। इसके अलावा वृद्ध एवं दिव्यांग श्रद्धालुओं के साथ आए 32,000 से अधिक अटेंडेंट श्रद्धालुओं ने भी सुगम दर्शन प्रणाली के माध्यम से मैया के दर्शन किए हैं। चिंतपूर्णी मंदिर में 8 अगस्त 2023 से शुरू की गई सुगम दर्शन प्रणाली से मंदिर न्यास को 1,44,950 रुपए की आय 100 दिनों में प्राप्त हुई है। सुगम दर्शन प्रणाली का उद्देश्य श्रद्धालुओं को लिफ्ट गेट के माध्यम से सरल और पारदर्शी तरीके से दर्शन प्रदान करना है। यह नई प्रणाली श्रद्धालुओं को बिचौलियों के चंगुल से बचाने, भीड़ प्रबंधन में सुधार करने और काशी विश्वनाथ, तिरुपति, महाकाल, उज्जैन और शिरडी साई मंदिर जैसे भारत के प्रमुख मंदिरों की तर्ज पर व्यवस्था बनाने के लिए लागू की गई है। सुगम दर्शन प्रणाली के तहत श्रद्धालुओं को मंदिर से 900 मीटर की दूरी पर स्थित बाबा माईदास सदन में स्थापित काउंटर पर पास जारी किया जा रहा है, जिसके माध्यम से उन्हें लिफ्ट गेट से दर्शन की अनुमति मिलेगी। दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और गंभीर बीमार व्यक्तियों को प्राथमिकता देते हुए पास बनवाने के लिए नॉमिनल शुल्क के रूप में 50 रुपए लिए जाएंगे और एक अटेंडेंट साथ ले जाने की अनुमति होगी और मंदिर ट्रस्ट ने इन श्रद्धालुओं के लिए सदन से इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट से आने जाने की व्यवस्था की है। एक प्रतीक्षा हॉल श्रद्धालुओं के लिए सदन में प्रदान किया गया है। मंदिर ट्रस्ट ने यह भी व्यवस्था की है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी कारणवश शीघ्र दर्शन प्राप्त करना चाहता है, वह एक पास जो 5 लोगों के लिए वैध होगा, 1,100 रुपए के साथ पास प्राप्त कर सकता है, अर्थात प्रति व्यक्ति 220 रुपए की नॉमिनल राशि से यह पास बनेगा। सुगम दर्शन प्रणाली को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। 100 दिनों में वरिष्ठ नागरिकों, विशेष रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए 16,033 पास व उनके साथ आए 32,000 अटेंडेंट ने सुगम दर्शन प्रणाली का लाभ उठाया है। इसके अलावा अन्य मां के दर्शनों के लिए 8,403 पास श्रद्धालुओं को जारी किए गए हैं, जिससे करीब 92,43,300 रुपए मंदिर न्यास को प्राप्त हुए हैं। जरूरतमंदों पर खर्च होगी सुगम दर्शन की राशि। चिंतपूर्णी मंदिर आयुक्त राघव शर्मा का कहना है कि सुगम दर्शन प्रणाली से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिल रही है। सुगम दर्शन प्रणाली का मंदिर न्यास को प्राप्त होने वाला पैसा जरूरतमंद कन्याओं की शादी, गरीब लोगों के इलाज और अनाथ व गरीब बच्चों की पढ़ाई पर खर्च किया जाएगा। मंदिर आयुक्त राघव शर्मा ने कहा कि मंदिर न्यास श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रयासरत है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं
और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।